हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और यूनिवर्स एक ऐसा इन्फिनिट जगह है जिसका ना कोई अंत है ना कोई शुरुआत, ना कोई लेफ्ट है ना कोई राइट और ना कोई नॉर्थ और ना कोई साउथ। तो फिर क्या पृथ्वी के मैग्नेटिज्म की मदद से दिशा बताने वाला कंपास इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन या स्पेस में भी चल सकता है? वेल, व्हाट डू यू थिंक? अगर जवाब नहीं आ रहा कोई बात नहीं, फिलहाल क्या आप ये जानते हो कि एक ब्लैक होल और व्हाइट होल असल में एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, जिसमें से एक लाइट की स्पीड से चीजों को अंदर खींचता है और दूसरा उतनी ही स्पीड से चीजों को बाहर उगलता है। अब जरा ये सोचो कि क्या होगा अगर ये दोनों करण अर्जुन जाने अनजाने से एक दूसरे से ही भिड़ पड़े। वेल, इसका जवाब जान के आपका दिमाग हिल जाने वाला है। एनीवे, इससे पहले एक इजी सवाल पूछ लेता हूँ। एक ऑर्डिनरी ट्रक तकरीबन 20 से 30 टन का वजन उठाकर चल सकती है, वो भी 6 पहियों के दम पर। लेकिन वहीं पर एक ऑर्डिनरी एयरप्लेन का एक पहिया अकेले ही अराउंड 38 टन जितना वेट उठाकर दौड़ लगा सकता है। आखिर कैसे? क्यों वो इतने वजन के बावजूद भी नहीं फटता है? वेल, आज हम डिस्कस करेंगे ऐसे ही कुछ माइंड ब्लोइंग सवालों का जवाब जो आपकी क्यूरियोसिटी को जगा डालेगा और आपके नॉलेज को बढ़ा देगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट अस गेट ऑन विद आवर टुडेस आस्क जीएसएफ एपिसोड। आज का हमारा पहला सवाल है, डू कंपासेस वर्क इन स्पेस? हाउ डू दे सेट डायरेक्शंस देन? एक कंपास बेसिकली बस एक डब्बा होता है जिसमें एक पतली सी मैग्नेटिक नीडल लूजली फिट की होती है। अब क्योंकि हमारा अर्थ भी एक तरह से एक बहुत ही बड़ा मैग्नेट है, इस पृथ्वी पर मौजूद हर लूजली सस्पेंडेड मैग्नेट अपने नॉर्थ पोल को पृथ्वी के नॉर्थ पोल की तरफ पॉइंट करने लगता है। क्योंकि 16th सेंचुरी में विलियम गिलबर्ट ने यह पता लगाया था कि हमारे अर्थ का एक्चुअल जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल असल में हमारे पृथ्वी का मैग्नेटिक साउथ पोल होता है और हमारे पृथ्वी का ट्रू ज्योग्राफिकल साउथ पोल असल में उसका मैग्नेटिक नॉर्थ पोल होता है। अब वैसे तो हम कंफ्यूजन हटाने के लिए अभी भी मैग्नेटिक नॉर्थ को ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ ही दिखाते हैं, पर क्या सिर्फ इतनी सी इंफॉर्मेशन के साथ आप रेडी हो नॉर्थ पोल साउथ पोल की तरफ रवाना होने के लिए? वेल, ट्राई करके देख सकते हो, बट मैं पर्सनली ऐसा रेकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि ऐसा करने से आप पृथ्वी के नॉर्थ पोल की तरफ तो चल दोगे लेकिन वहां से 600 से 700 किलोमीटर दूर नॉर्दर्न कनाडा में पहुंच जाओगे। Now you'll ask why? Well, अर्थ का मैग्नेटिज्म जो है ना, वो हर जगह यूनिफॉर्म नहीं होता, वो बदलते रहता है और इसीलिए अर्थ के मैग्नेटिक पोल्स हमारे असली ज्योग्राफिकल पोल से तकरीबन 600 से 700 किलोमीटर खिसके हुए होते हैं। तो अगर आप कंपास लेकर नॉर्थ पोल की तरफ बढ़ते हो तो हर कुछ समय बाद आपको एक मैग्नेटिक फील्ड दर्शाने वाले मैप की मदद से अपने डायरेक्शन को करेक्ट करते रहना पड़ेगा। इस मैप पर बेसिकली ये लिखा होता है कि अगर आप इस जगह पर हो तो आपको अपने मैग्नेटिक नॉर्थ से कितने डिग्रीज राइट या लेफ्ट मुड़ना पड़ेगा टू रीच द जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल। इस एंगल को नेविगेटर्स एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन या सिंपल शब्दों में डिक्लाइनेशन कहते हैं। पर अब जब कंपास को सही मायने में इस्तेमाल करना पृथ्वी पर इतना मुश्किल है तो स्पेस में इसको कैसे यूज करते होंगे? वेल, सीधे सीधे बोलूं तो नहीं करते। कंपास बस एक सिंपल सा गाइडिंग इंस्ट्रूमेंट होता है जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड्स के दम पर काम करता है। अब स्पेस में तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का नामो निशान नहीं है, तो कंपास कैसे काम करेगा? इस इशू को सॉल्व करने के लिए अब तो स्पेसक्राफ्ट्स पर मॉडर्न सेंसर्स और कैमरा लगे होते हैं जो स्पेसक्राफ्ट को काफी एक्यूरेटली किसी भी प्लैनेट, मून या एस्ट्रॉइड की तरफ डायरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन स्पेस इतिहास में शुरू के कुछ मिशंस के लिए रेफरेंस के तौर पर एक ब्राइट स्टार, उसकी पोजीशन जानने के लिए एक सेक्सटेट नाम का टूल और एक टाइम चार्ट की जरूरत पड़ती थी, जो मिलकर ये बताते थे कि जिस प्लैनेट या मून पे हमको जाना है वो हमारे रेफरेंस स्टार से उस पर्टिकुलर समय पर कितने डिस्टेंस पर दिखाई देगा। मिसाल के तौर पर शुरू के कुछ अपोलो मिशंस में एज अ रेफरेंस स्टार पृथ्वी के सदर्न हेमिस्फीयर में दिखाई देने वाले कैरिना कॉन्स्टेलेशन के कैनोपस स्टार को नेविगेशन के लिए चूज किया गया था, क्योंकि ये रात के वक्त दिखाई देने वाला दूसरा सबसे ब्राइटेस्ट स्टार है। वैसे एक्चुअली फर्स्ट रैंक पर मौजूद सिरियस को भी चूज किया जा सकता था, मगर वो भाई जोड़ी में घूमता है जिससे समझ नहीं आता कि नक्की किस पर फोकस करना है। एज यू नो, सिरियस इज अ स्टार सिस्टम, भटक गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अब फ्रेंड्स, आई एम श्योर यू ऑल मस्ट बी एक्साइटेड फॉर द अपकमिंग T20 वर्ल्ड कप। आप लोगों को तो पता ही है मुझे क्रिकेट खेलना और गेम को एनालाइज करना कितना पसंद है, और ये करते हुए मैं रिसेंटली माई 11 सर्कल ऐप यूज करना स्टार्ट कर दिया हूँ। इसका सबसे यूनिक फीचर है ना, वो ये है कि इसमें हम लिटरली चैंपियंस जैसे कि VVS लक्ष्मण, सौरव गांगुली, अजिंक्य रहाणे, इनके साथ हेड टू हेड खेल सकते हैं। और इस T20 वर्ल्ड कप में माई 11 सर्कल के पास आपके लिए एक एक्साइटिंग ऑफर है। जितने भी बार इंडिया एक मैच जीतेगी ना, आपकी विनिंग्स डबल हो जाएगी। अगर आपकी विनिंग
विनिंग है 500 रुपए और अगर इंडिया जीती तो आपको एक्स्ट्रा 500 रुपए मिलेंगे। यस, यू हर्ड दैट राइट। इंडिया की हर एक जीत पर अब डबल कैश प्राइस पाओ, है ना एक्साइटिंग? बट दैट्स नॉट ऑल, यू गेट अ 1500 रुपीज वेलकम बोनस और मेरे सब्सक्राइबर्स को 20% एक्स्ट्रा कैश भी मिलेगा ऑन योर फर्स्ट डिपॉजिट। आपको बस नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करना है और इस ऐप को डाउनलोड करना है और अपनी खुद की टीम बनानी है माई 11 सर्कल ऐप में। सो किस बात के लिए रुके हो? क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड गो एंजॉय क्रिकेट। चलिए अब चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ, जो है व्हाई डू पैकेट्स ऑफ मेडिकल टैबलेट्स हैव एम्प्टी स्पेसेस? अब हेलो, क्या आपके साथ भी कभी कुछ ऐसा हुआ है कि मॉम ने आपको उनकी कोई मेडिसिन लाने को भेजा और जैसे ही आप उसे लेके आते हो, मॉम उस टैबलेट पैकेट पर मौजूद एम्प्टी स्पेसेस को देखकर उस टैबलेट कंपनी और केमिस्ट को कोसने लगती है। क्या लगता है आपको, आपकी मॉम का ये सोचना ये टैबलेट कंपनीज हमसे ज्यादा पैसे लेकर हमको कम टैबलेट्स देते हैं, ये एक्चुअली में सही है? वेल, लेट्स फाइंड आउट। अब देखो, इसमें मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे दूं कि इस विषय पर ऑफिशियली किसी भी कंपनी ने खुल के बयान नहीं दिया और इसीलिए हो सकता है कि माँ सही भी हो, कहीं ना कहीं माँ हमेशा सही होती है, ऐसा माँओं को अक्सर लगता है। मगर कुछ स्पेक्यूलेशंस के हिसाब से ये एम्प्टी स्पेसेस कई सारे रीजंस की वजह से एम्बेड किए हुए होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी टैबलेट स्ट्रिप में सिर्फ एक ही टैबलेट है तो उस पर टैबलेट की पूरी इंफॉर्मेशन लिखने जितना एरिया ही नहीं होता और इसीलिए इस एरिया को बढ़ाने के लिए कुछ डमी टैबलेट स्पेसेस बनाए जाते हैं। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि सिर्फ चपटा भी तो रखा जा सकता है ना, फुलाने की क्या जरूरत है कंफ्यूज करने के लिए? वेल, यहाँ पर आ जाता है दूसरा स्पेक्यूलेशन। ये एम्प्टी स्पेसेस टैबलेट स्ट्रिप को फोल्ड होने से बचाते हैं, जिससे गोलियां पैकेट के बाहर निकलकर कंटामिनेट नहीं हो जाती। प्लस अगर कोई कंपनी एक ही मेडिसिन का छोटा और बड़ा पैक दोनों बनाती है तो दोनों के लिए अलग अलग साइजेस के बॉक्स बनाना और उनके लिए अलग अलग प्रोडक्शन लाइन चलाना काफी कॉस्टली हो सकता है और इसीलिए कई कंपनियां पैकेजिंग सेम ही रखती है और बस बड़े पैक में कुछ जगह खाली छोड़ देती है। अब अगर आपके भी बड़े से ब्रेन में कुछ जगह खाली बची हुई है तो बढ़ते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन की ओर। व्हाट इफ अ ब्लैक होल एंड अ व्हाइट होल कोलाइड? आज से ऑलमोस्ट एक सेंचुरी पहले, साल 1916 मेरा मतलब है, आधा हिंदी आधा इंग्लिश निकल जाता है कभी कभार, बट वो इंपॉर्टेंट नहीं है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दुनिया के सामने अपनी जनरल रिलेटिविटी की थियरी पेश की थी, जिसमें उन्होंने ब्लैक होल के एग्जिस्टेंस को मैथमेटिकली प्रूव करके दिखाया था। उस वक्त तो सभी ने इस बात को काफी हल्के में लिया, लेकिन 1964 में जब साइंटिस्टों ने एक एक्चुअल ब्लैक होल डिटेक्ट किया, तब उन्हें पता चला कि भाई बंदा बस ऊंची ऊंची फेंक नहीं रहा था, वो सच बोल रहा था। खैर, अब ऐसी कुछ सिचुएशन है ना कि व्हाइट होल्स के मामले में भी आइंस्टाइन ने कुछ बोला था और अभी तक व्हाइट होल्स बस सिर्फ पेपर में ही मौजूद है, अब तक रियल में डिटेक्ट नहीं हुए। तो जितना साइंटिस्ट अब तक ब्लैक होल्स और व्हाइट होल्स को समझ पाए हैं ना, उसके बेसिस पर हमने इन दोनों को बेसिकली कैटेगराइज किया है। बट क्या कभी आपने सोचा है कि अगर इन दोनों में लड़ाई हुई तो कौन जीतेगा? आइए जानते हैं। देखो, इससे पहले कि हम ये देखें कि कौन जीतेगा, हमें कुछ बातें दोनों के बारे में पता होनी चाहिए। लाइक एक ब्लैक होल हर एक चीज को अंदर खींचता है, नॉट लाइक अ वैक्यूम, बट अगर आप उसके इवेंट होराइजन में चले जाओगे या उसके करीब तो उसकी ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में आप आ जाओगे। और एक व्हाइट होल हर चीज को बाहर फेंकता है, यानी इट्स लाइक एन एग्जिट पॉइंट। दोनों एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। दोनों के एजेस को हम इवेंट होराइजन कहते हैं, जहां हर चीज लाइट की स्पीड से अंदर या फिर बाहर मूव करती है। फर्क बस इतना होता है कि ब्लैक होल के मामले में इस इवेंट होराइजन के आगे चीजें लाइट स्पीड से भी तेजी से अंदर खींची जाती है, जिसे कोई एस्केप नहीं कर सकता। और व्हाइट होल्स के मामले में इवेंट होराइजन के आगे हर चीज लाइट स्पीड से ज्यादा तेजी से बाहर फेंकी जाती है। मतलब काइंड ऑफ अ व्हाइट होल इज लाइक स्पेस का मशीन गन। और बाय द वे, व्हाइट होल की ग्रेविटी अगर किसी चीज को उसकी तरफ खींचेगी भी तो उसके होल से चीजें इतनी स्पीड से बाहर आ रही है कि वो उसके इवेंट होराइजन के अंदर जा ही नहीं सकता। अगर आपको इसे विजुअलाइज करना है तो आप टैप वाटर या सिंक का एग्जांपल ले सकते हो। यहाँ फ्लोइंग टैप वाटर एक तरह से व्हाइट होल को रिप्रेजेंट करता है और सिंक होल ब्लैक होल को, जिसमें ये एरिया है व्हाइट होल का इवेंट होराइजन और ये एरिया है ब्लैक होल का इवेंट होराइजन। अब इस एग्जांपल के ही बेसिस पर आप मुझे बताओ कि अगर ये व्हाइट होल ब्लैक होल से जा टकराए तो कौन जीतेगा? जी हाँ, ऑब्वियसली ब्लैक होल, मगर नॉट ऑलवेज। जैसे कि मैंने बताया, ब्लैक होल और व्हाइट होल्स इंटर कन्वर्टेबल होते हैं और इसीलिए अगर दोनों सेम मैच के हुए तो ऑब्वियसली ब्लैक होल ही जीतेगा। पर अगर व्हाइट होल ब्लैक होल से बड़ा हुआ तो ब्लैक होल अपनी औकात से ज्यादा खाने के चक्कर में अपना हाजमा खराब कर बैठेगा और उल्टी करके सारा मैटर बाहर फेंक देगा, जस्ट लाइक अ व्हाइट होल। यानी जीता कौन? जी हाँ, व्हाइट होल। अब आई नो आप जो एक्सप्लोजन वगैरह के बारे में सोच रहे थे वैसा कुछ नहीं हुआ।
पर दिल छोटा काहे को करना। हम अपने इस अगले सवाल में पर्टिकुलरली एक्सप्लोजन के बारे में तो डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा आखिरी सवाल है, व्हाई डोंट एयरप्लेन टायर्स एक्सप्लोड व्हाइल लैंडिंग। ये है 27 × 7.75 R15। ये है सबसे कॉमनली यूज होने वाला बोइंग 737 पैसेंजर एयरक्राफ्ट के टायर के डायमेंशंस। इन नंबर्स का मतलब होता है कि बोइंग 737 का एक टायर 27 इंच डायमीटर और 7.75 इंच चौड़ा होता है, जिसे एक 15 इंच के व्हील पर लगाया जाता है। 15 इंच व्हील डायमीटर का मतलब समझ रहे हो? अपने टोयोटा फॉर्च्यूनर के व्हील से भी 2 इंच कम। तो जरा सोचो, जब एक पूरी तरह से भरा हुआ एयरप्लेन इतने छोटे डायमीटर वाले व्हील पर 270 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार और इंडिविजुअली 38 टन का लोड डालता है, तो उसकी क्या हालत होती होगी। इतना प्रेशर झेलने के बाद ये काफी ज्यादा इंट्रिगिंग लगता है कि ये टायर्स बिना फटे इतना चल कैसे लेते हैं भाई। एक ऑर्डिनरी एयरप्लेन का टायर इतना मजबूत होता है कि तकरीबन 500 लैंडिंग्स तक चल सकता है और उसके बाद भी उसे पूरा रिप्लेस करने की जरूरत नहीं होती। 500 लैंडिंग्स के बाद बस उसके टॉप रबर लेयर यानी कि ट्रेड को रिप्लेस किया जाता है, जिससे टायर फिर से नया जैसा हो जाता है। और ये रीथ्रेडिंग हम तकरीबन 7 बार तक कर सकते हैं बिफोर कंप्लीटली रिप्लेसिंग द टायर, यानी ऑलमोस्ट 3500 मोर लैंडिंग्स। इतनी लैंडिंग्स झेलने की ताकत इन टायर्स को मिलती है उनके ट्रेड लेयर के नीचे मौजूद कई सारे नायलॉन और एरामिड मटेरियल से बने प्लाईज या लेयर्स की बदौलत, जिससे ये ऑलमोस्ट अनब्रेकेबल बन जाते हैं। इनफैक्ट अब तक जितने भी ऐसे एक्सीडेंट्स हुए हैं ना जिनमें टायर्स इन्वॉल्व थे, वो ज्यादातर व्हील डैमेज की वजह से हुए थे, टायर के फटने की वजह से नहीं। पर ये सिर्फ इकलौती ऐसी वजह नहीं है जो टायर्स को मजबूती प्रदान करती है। इन टायर्स के अंदर की गैस और उसका प्रेशर भी एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। हम जो गाड़ियां चलाते हैं ना, उनके टायर्स में नॉर्मल हवा भरी होती है जो फुस निकल भी जाती है, और इस हवा में बाय द वे मौजूद गैस मॉलिक्यूल्स टायर की अंदरूनी लाइनिंग के साथ रिएक्ट करके उसे धीरे धीरे डैमेज करने भी लगते हैं। अब नॉर्मल गाड़ियों के मामले में ये डैमेज इतना ज्यादा खतरनाक नहीं साबित होता क्योंकि उनके ऊपर इतना लोड नहीं होता, मगर एयरप्लेन्स के मामले में ये छोटा सा डैमेज भी 300-400 लोगों की जान ले सकता है। और इसीलिए एयरप्लेन्स के टायर में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है जो आसानी से किसी अन्य मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट नहीं करती। ऊपर से क्योंकि इन एयरप्लेन्स को बेहद भारी वजन के साथ लैंड करना पड़ता है, इनके टायर्स का प्रेशर ऑलमोस्ट 200 psi तक रखा जाता है। कंपैरिजन के लिए हमारे नॉर्मल गाड़ियों के टायर्स का प्रेशर सिर्फ 30 से 32 psi तक ही होता है। इतना ज्यादा प्रेशर बेसिकली एयरप्लेन के टायर्स को किसी पत्थर जितना ठोस बना देता है, जो लैंडिंग के दौरान होने वाली स्किडिंग और 460 किलोमीटर पर आवर तक की तेज रफ्तार को भी आसानी से झेल सकता है। माइंड ब्लोइंग, राइट? अब देखो फ्रेंड्स, ये तो हुए वो सवालों के जवाब जो आपने मुझे पूछे थे और जो मैंने दिए। अब बारी है आपकी मुझे जवाब देने की। एक ऑर्डिनरी गाड़ी के पहियों पर अच्छी ग्रिप के लिए अलग अलग पैटर्न्स बने होते हैं, मगर एक प्लेन के पहियों पर सिर्फ कुछ सीधी लाइंस, ग्रूव्स ही बने हुए होते हैं। तो क्या एयरप्लेन्स को लैंडिंग के वक्त अच्छी ग्रिप की जरूरत नहीं होती? आपको क्या लगता है? लिखिए अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना। और हाँ फ्रेंड्स, T20 को और भी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए My11 सर्कल ऐप डाउनलोड करना मत भूलना। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। मुझे मोटिवेट करेगा और ऐसे वीडियोस आप तक पहुंचाने के लिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबा दो, क्योंकि आगे आने वाली ऐसी साइंटिफिक, क्यूरियस और माइंड ब्लोइंग वीडियोस आप कभी भी मिस नहीं करना चाहोगे। विद दैट सेड, एज ऑलवेज, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।